और नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स, और साथ में तीसरा भी करेंगे। और जो अपना पहला चैप्टर है वो अपने सिलेबस में से कट हो चुका है, इसलिए वो नहीं करना। तो अपना जो ये पहला चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, कौन सा? पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स, इस चैप्टर के अंदर है क्या? रिसोर्स। रिसोर्स होता है कि मतलब जो हमारे जो पॉपुलेशन है वो कैसे हमारे लिए एसेट बन सकती है और लायबिलिटी बन सकती है। और अगर मान लो कोई भी एक पर्सन है, अगर उसमें बढ़िया एजुकेटेड है, हेल्थ बढ़िया है, तो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एसेट बन सकता है। पर अगर मान लो उसके पास एजुकेशन नहीं है, बढ़िया हेल्थ नहीं है और जैसे कुछ भी जॉब नहीं है, तो वह हमारे लिए लायबिलिटी बन सकता है। ये होता है अपना पीपल एज रिसोर्स, ये होता है अपना पीपल एज रिसोर्स के अंदर। अब इसके अंदर जो अपना अगला टॉपिक आ जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पीपल एज रिसोर्स होता क्या है? पीपल एज रिसोर्स होता क्या है? पीपल एज रिसोर्स के अंदर जो हमने आपको भी लाइंस बताई है वही आपको भी उसे ट्रांसलेट करके लिख देनी है। और अब हमने एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे बढ़िया क्यों बताई गई है? कौन सी कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसी भी कैपिटल से बढ़िया क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए ह्यूमन कैपिटल सबसे पहले होता है, ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके अंदर जो अपने मतलब है, मतलब बढ़िया एक पर्सन होती है, उसकी मतलब एजुकेटेड और हेल्थ प्रोवाइड की जाए, तो वह अपने लिए अगर फ्यूचर के अंदर हमारे लिए जाकर बहुत ही बढ़िया और बढ़िया बन जाता है, और जिसके कारण वह रिसोर्स बन जाता है। इसलिए होती है ह्यूमन कैपिटल। और ये सबसे बढ़िया क्यों है? क्योंकि अगर मान लो लैंड कैपिटल है तो उसके हमें आगे जैसे लैंड मिल सकती है, फिक्स्ड कैपिटल उसमें हमें मतलब आगे जगह पैसा मिल सकता है, पर इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल सबसे बढ़िया बताई गई है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है एजुकेशन। एजुकेशन अब एजुकेशन हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या रोल फॉर्म करती है, और इसके साथ हम इसका अगला क्वेश्चन में कर लेते हैं एजुकेशन और साथ में हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन कैपिटल में एक बहुत जरूरी काम कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो यह कि जैसे कि हमने बताया ह्यूमन कैपिटल है, अगर मान लो अगर एक ह्यूमन को बढ़िया दी जाए एजुकेशन, तो वह आगे जाके कोई बड़ी जॉब लग सकता है। पर मान लो उसके मतलब फुल एजुकेशन है पर उसके मान लो हेल्थ बढ़िया नहीं है, तो फिर वह कुछ नहीं कर सकता। और जैसे मैंने बचपन सुनते हैं हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए ही हेल्थ जो है अपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। इसलिए जो अपनी ह्यूमन कैपिटल है उसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ बहुत बड़ा रोल करते हैं। एक बार इतना मिटा देते हैं। अब अपने अगला क्वेश्चन आ जाता है, अब ना अगला क्वेश्चन नहीं होता जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं? अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर से जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, और सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी सेकेंडरी और ये प्राइमरी और टर्शियरी और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इनके अंदर ही होता क्या है? तो सबसे पहले ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल ये मैन्युफैक्चर करती है। टर्शियरी सेक्टर मैन्युफैक्चर कर देती है, और ये आगे जाके मतलब जैसे कहीं पर भी दुकानों के अंदर ट्रेड बैंकिंग वगैरह बेचती है, यूज करते हैं, सप्लाई लिख देते हैं, सप्लाई रहता है, ये होती है। अब इसके अंदर सिर्फ एक्टिविटीज क्या है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए क्या हो सकती है? फार्मिंग हो सकती है, या फार्मिंग से हमें मिल जाते हैं रॉ मटेरियल, फार्मिंग से मिलेंगी। और टर्शियरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग ही होती है भैया, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ये सप्लाई के अंदर कोई भी ट्रेडिंग बैंकिंग वगैरह, ट्रेडिंग बैंकिंग, ये एक्टिविटीज आप इस बहुत सारी एक्टिविटीज लिख सकते हो, पर एक बार के लिए इतनी एक्टिविटीज बहुत है। ये रेस कलर का अगला क्वेश्चन करते हैं। और अब इसका अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक बारे में जानेंगे, नॉन इकोनॉमिक सेम जान लेते हैं। और जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वह कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मतलब पैसे के लिए की जाती है, और जिसके अंदर जो हमारी ये देश की जीडीपी होती है वो इंक्रीज होती है। पर मतलब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसके लिए वह खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होती हैं, और यही होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है वो भी हो सकती है, और शॉपकीपर एक्टिविटीज हो सकती है, आप काम कर रहे हो वो भी हो सकती है, पर ये होती है सिर्फ खुद के लिए, मतलब खुद की सर्टिफिकेशन के लिए ही की जा सकती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यही होता है इन दोनों मेन डिफरेंस। और अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अब अपना अगला क्वेश्चन है कि जो वुमेन्स है और वुमेन्स वो लो पेड क्यों किया जाता है? Women are low paid. Why? पर ये जान लेने के लिए सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि जो वुमेन्स हैं उनको सबसे पहले लो पेड कहाँ किया जाता है? जो मतलब खुद का प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पर किया जाता है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट सबको सबके लिए सेम होगी, यही होता है, गवर्नमेंट तो इन्हें चलाया हुआ है, पर जो अपना प्राइवेट होता है वो ऐसा करता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो है महिलाओं को या फिर वुमेन्स को जो है कम पढ़ाया लिखाया जाता है, जिसके कारण उनकी जो एजुकेशन है और स्किल्स है वो डेवलप्ड नहीं हो पाती हैं, और एजुकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती हैं उनको, मतलब कोई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता। जैसे मतलब भट्टा होता है वहाँ पे उनको जॉब्स मिलती हैं, पर उनको वुमेन्स के अंदर ज़्यादा लेस पेड किया जाता है। क्यों? मतलब बॉयज़ को पढ़ाया जाता है जिसके कारण उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाती है, तो मतलब वहाँ पर वो कैसे भी करके बना लेते हैं, पर जो वुमेन्स होती हैं वह ऐसा नहीं कर पाते, जिन्हें कारण उसको लो पेड किया जाता है। यही होता है ये वुमेन्स आर लो पेड। अब उसका अगला क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब ये जो अपना ये है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट को जान लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट वो होती है भैया जब मतलब किसी भी बंदे के पास जॉब भी हो और उसके पास वो भी हो, एजुकेशन भी हो, स्किल भी हो, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और उसको एक जॉब मिली हो हम उसे एम्प्लॉयड कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? when people are willing to do jobs but can't find jobs according to their education। यही होती है भैया अनएम्प्लॉयमेंट, जब बंदे पढ़ा लिखा हो और उसकी काम करने की क्षमता हो पर अब कोई भी जॉब नहीं फाइंड करना, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब इसके आगे जा जाते हैं, इसके दो टाइप्स, डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट और सीजनल। डिस्गस्ट और सीजनल। अब डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट को जान लेते हैं। मान लो एक फील्ड है, उसके अंदर 5 जने काम कर रहे हैं, 5 जने काम कर रहे हैं, पर जरूरत सिर्फ 3 जनों की है, सिर्फ 3 बंदों की हमें जरूरत है। अगर मान लो मैं उन 2 को निकाल भी दूं तो भी कोई भी हमारे प्रोडक्शन के अंदर कोई भी घटाव या बढ़ावा कुछ में नहीं होगा, और ये होती है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे? इसको हम ये बोल सकते हैं कि मतलब जो एम्प्लॉयड होते हैं पर उनका कुछ काम नहीं होता और वह अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिसके कारण। और इसके अंदर इंग्लिश में बोलेंगे वेल पीपल आर सेड टू एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड सो दे आर अनएम्प्लॉयड। और सीजनल कौन सी होती है? सीजनल वो होती है जो मतलब मान लो झुन्ना लगाते हैं, मतलब जब चावल लगाए जाते हैं तब बंदों को जॉब मिल जाती है, पर उसके बाद जो सीजन होता है
जब तक वह उग रहे होते हैं जब चावल, उसके अंदर अब उन बंदों को जॉब नहीं मिल पाती। अब उसके बाद आगे जाके जब मतलब वहाँ पर से दूसरे पौधे के साथ निकल जाते हैं, जिन्हें कारण उनकी प्लफिंग करनी पड़ती है, तब उन बंदों को जॉब मिल जाती है वापस। पर कई बारी यही होता है, जिसके चलते जो बीच का टाइम होता है उनको नहीं मिल पाती जॉब, और वही होती है भैया अपनी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमने इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अब इससे अपना अगला क्वेश्चन है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इंडिया के अंदर एक पैक्यूलर हैबिट क्यों बन चुकी है। अब इसके अपने दो कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण कि मतलब बंदा जॉब ना हो, मतलब बंदा एक एजुकेटेड ना हो और उसके पास मतलब कोई वैसी विल ना हो, तो वह अनएम्प्लॉयड हो सकता है। पर दूसरा कारण यह हो सकता है कि मान लो उसके पास वो एजुकेटेड भी और हेल्थ भी हो और वो विलिंग भी हो जॉब करने के, तो भी उसको जॉब ना मिल पाए, तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कह देते हैं। पर ये अपने इंडिया के अंदर ये क्यों है? अपने इंडिया के अंदर जो मतलब ब्रिटिशर्स आए थे तब से मतलब जो हमारे लॉ इकोनॉमी का शुरू है, जिसके कारण जो बंदों को कम जॉब मिली है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो लैंड है वो हर बंदे को नहीं मिला है, कोई मतलब अमीरों को ज्यादा मिल गया, कईयों गरीबों को तो बिल्कुल मिला ही नहीं लैंड। यह भी है जो अपना मतलब है ये अनएम्प्लॉयमेंट को चाहते हैं, इसके कारण अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसका अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसका अगला क्वेश्चन है अपना जो मतलब है, अब हमें पहला क्वेश्चन किया जो कौन सी कैपिटल हम बढ़िया मानेंगे, उसके अंदर है ये बोलते हैं लैंड कैपिटल, लेबर और फिजिकल कैपिटल है, लेबर और फिजिकल और ह्यूमन में से आप कौन सी बढ़िया मानोगे? फिजिकल में से, ह्यूमन कैपिटल में से आप कौन सी बढ़िया मानोगे? अब इन चारों में से आप कौन सी बढ़िया मानोगे? आप हमें खुद ही बता सकते। कईयों को ये बस लैंड बढ़िया होगी, हमें आगे चल लैंड मिल जाएगी, लेबर के अंदर आगे चल लेबर मिल जाएगी, और ये फिजिकल है, फिजिकल कैपिटल के अंदर बड़े फायदा हो जाएगा। पर असल के अंदर ये कुछ नहीं है, इन तीनों कुछ नहीं है। मेन होते हुए ह्यूमन कैपिटल। क्या अगर मान लो लैंड कैपिटल है, उससे कुछ भी अपना ह्यूमन का कुछ नहीं होगा, इसी कारण नहीं नहीं कर पाते, ये भी नहीं हो सकती। तो लेबर है, लेबर से ह्यूमन का फायदा होगा नहीं, फिजिकल के अंदर भी नहीं आ सकती। और ह्यूमन कैपिटल को हम क्यों मानेंगे? क्योंकि इससे हमें तीनों ही मिल जाएंगी, लैंड भी मिल जाएगी, लेबर भी, और ये फिजिकल, ये तीनों चीजें हमें इससे मिल सकती है। किससे भी? अपनी है ह्यूमन कैपिटल से। इसलिए हम अपने जो है ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट मानेंगे। ये हो चुका है भैया अपना पहला दूसरा चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। अब इसके अगला चैप्टर है वो भी हम कर देते हैं। अब एक अपना अगला है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी ये चैप्टर है, ये पॉवर्टी एज अ चैलेंज ये क्यों है, और हमारा जो देश है आप ये जान लीजिए, ये जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे गरीब देशों में से माना जाता है, और जो अपने इंडिया के अंदर है हर चौथा इंसान गरीब माना जाता है, और यह भी बहुत ज्यादा है। और अब इसके अंदर आगे जाके क्या है, अब पहले जो है मतलब 270 करोड़ भैया, 270 करोड़ बंदे पॉवर्टी के अंदर लिख रहे हैं। 270 बंदे पॉवर्टी में लिख, 70 करोड़ करोड़ यार लिव इन पॉवर्टी। यह कौन से साल है? 2011 और 12 के अंदर यह जो है अपना पॉवर्टी जो है यह 270 करोड़ बंदों के पास था। पर अब ये पॉवर्टी लाइन को हम कैसे मानेंगे? यह एक एसोसिएशन के द्वारा बनाई जाती है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर आगे जाके क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह हमारे जो है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट कैसे की जाती है, इसके लिए भैया हमारे पास क्या किया जाता है, वैसे मतलब हर एक देश के अंदर ये होता है कि मतलब जो है सारे मतलब जो है मतलब जितना भी चाहिए होता है इनकम और आउटकम है उनको ना रुपीस के अंदर कर देता है। और अगर मान लो उसके लाइन बना ली जाती है जिसे हम कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। अगर मान लो किसी भी बंदे की उस लाइन से ज़्यादा कमाई हो रही है तो मतलब उसका मतलब पॉवर्टी में नहीं रह रहा, अगर उससे कम होगी तो पॉवर्टी में रह रहा है। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है। इंडिया के अंदर क्या होता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
काम होता है। और अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट को बाद में पैसे में तुलना की जाती है, अगर मान लो पैसे तुलने में होने के बाद अगर मान लो कोई बंदा महीने के हिसाब से उसे कम कमा रहा है तो वह बंदा क्या भैया पॉवर्टी लाइन के अंदर रह रहा है। पर वह बंदे हम कैसे मान सकते हैं? और यह क्या गाँव में और शहरों में सेम होते? जी नहीं। जो गांव के अंदर होती है वो हमें रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज, गाँव में हमें शहर में 00 कैलोरीज ये रिक्वायर्ड होती है। पर इसके बावजूद भी जब ना ये है कौन से सामने कोई 2011-12 में 816 रुपीज है इसके पर मंथ के एक बंदे के, और यहाँ पे थे अप्रोक्सीमेट 1000 रुपए थे। अब आप सोचोगे इतना डिफरेंस क्यों, जबकि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट गांव में तो ज्यादा है, ये क्यों? पर इसका मेन मुख्य कारण यह है कि जो है गांव के अंदर मतलब सामान है वो सस्ता मिल जाता है और शहर में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। यह इसके एक मुख्य कारण है इसको माना जाता है। अब इसके अगला अपना जाता है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी अब ये है क्या भैया? ये सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी भैया वो चीज़ें हैं। सोशल एक्सक्लूजन वो होता है भैया जिसके अंदर जो मतलब गरीब, मान लो गरीब है तो उसे गरीबों के साथ ही रहना पड़ेगा, यही होता है भैया। और समाज के साथ अपनी मतलब गरीबी के साथ नहीं रह सकता, भले वो जितना मर्जी चाह ले। ये होते हैं सोशल एक्सक्लूजन। और वल्नरेबिलिटी क्या होती है भैया? वल्नरेबिलिटी लिख देते हैं भैया, पहले नहीं आएगी आपको। जब भैया एक कोई सेक्शन है वो मोन पॉइंट स्पेसिफिक सेक्शन, मतलब कोई भी एक जो है अपना सेक्शन है वो किसी भी प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान हो जाता है तो भैया हम उसे वल्नरेबल ग्रुप कह सकते हैं, वल्नरेबिलिटी ये कह सकते हैं। जब मान लो बाढ़ आ जाए और वही बंदा वही सेक्शन सबसे ज़्यादा उसे भैया हम वल्नरेबिलिटी कह देते हैं। अब इसके आगे आ जाते हैं कि अभी पॉवर्टी क्या है ये इंडिया के अंदर क्यों है? यह भैया कारण है ब्रिटिशर्स के कारण। अब ब्रिटिशर्स कब के चले गए, उनका कारण क्या होगा? ब्रिटिशर्स के कारण है क्योंकि जब ब्रिटिशर राज करने आए थे वह उनके कारण मतलब जो हिंदू हैं उनकी जो है लो ग्रोथ हुई थी। और मतलब कोई मतलब अभी किट मेकिंग है या बास्केट मेकिंग है, पॉट मेकिंग है, मतलब उन बंदों को इतना नहीं मिल पाया था, मतलब उन बंदों को जिनकी स्किल थी उतने पैसे नहीं मिल पाते थे। और एक और कारण है कि मुख्य कारण ये है कि मतलब अनइक्वल ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी हो सकता है। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे को फुल ज़्यादा लैंड दे दी, किसी को लैंड दी ही नहीं, यह भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने कहा है इंडिया विल ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल आर लिव आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। जब मतलब भैया जो पुअरेस्ट हैं, जो पुअर हैं वह नहीं रहेंगे तभी इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट हो पाएगी। अब इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उसने कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलाए थे, पर उससे पहले हम और भी कई टॉपिक्स के बारे में बात कर देते हैं। अब उसके बाद है अपना एक टॉपिक है कि मतलब आप पूछोगे कि मतलब है ये है अभी कोई इंक्रीज नहीं हुई और कैसे हुई है? स्टेट के द्वारा। और स्टेट के द्वारा क्या हुआ है? पंजाब और हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन आई, यहाँ पर भैया चावल बहुत होता है, कनक बहुत होती है, जिनके कारण इसने जो अपने फार्मिंग से कर ली, एग्रीकल्चर से कर लिया। केरला हो गए, तमिलनाडु वगैरह ये जो स्टेट हैं इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा क्या है, इन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान दिया और जो इनके कारण यह अपनी जो है मतलब पॉवर्टी लाइन से बाहर आ पाए। यह भी ये है एक इसका एक कारण है। अब इसके बाद हमने जो गवर्नमेंट स्कीम चलाई है हम उसके बारे के अंदर बात कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी एमजी नरेगा, उसी एमजी नरेगा आपने बहुत बार सुना नरेगा पे जाते हैं, आखिर होता क्या है भैया? ये एमजी नरेगा यह स्कीम कौन सा है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यही है भैया अपने एमजी नरेगा की फुल फॉर्म एमजी नरेगा। अभी एमजी नरेगा होता है इसके अंदर जो है भैया जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो 100 दिनों के लिए बंदे को प्रोवाइड की जाती है। भैया इससे बोला इसमें वुमेन का क्या फायदा है?
इसलिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर 1/3 ऑफ जो है रिजर्व कर ली है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। कौन से 1/3 इसमें रिजर्व कर दी है। और ये कौन से साल के अंदर बनाया? 2005 के अंदर, 2005 के अंदर। जिसके बाद ये अगर फर्दर इंक्रीज हो चुका है। और जो दूसरी स्कीम है वह थी PMRY, ये PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब इसके अंदर कौन से सन में बनाई गई? 1993 में, 1993 के अंदर यह थी, जिसके अंदर जो बंदों को है उनको रोजगार दिया जाएगा, जिसके साथ बहुत सारे बंदों को रोजगार मिला था। अब इसके आगे एक और आ जाता है ना, AAY। अपना भी भैया जो AAY है यह कौन सा है? यह A फॉर स्टैंड अंत्योदय, अन्न की योजना है भैया अपना AAY। यह इसके अंदर क्या थी? इसके अंदर भैया ये जो है बंदों को अन्न प्रोवाइड किया गया था। यह भी इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई थी। यही है, इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाता है।